एक बार फिर से हम सब लोग इडिटेरिया का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है और यह सेट 50 प्रश्नों का सेट रहता है। इडिटेरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेट है सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि हो गया बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया। सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेट होने वाला है। तो हम सब लोग इसको देखते हैं बारी बारी से। आज जो होगा सेट नंबर 25 होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो सब्जेक्ट कवर किया गया है, हिस्ट्री किया गया है, ज्योग्राफी किया गया है, पॉलिटी किया गया है, सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया और सभी सब्जेक्ट से लेकर इसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन का ये सेट है। तो हम सब लोग देखते हैं। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब लोग। सेट नंबर आज 25 और ये सामान्य अध्ययन का है। देख सकते हैं आप सब लोग, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है ये हम सब लोग बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। 50 क्वेश्चनों का आज सेट होगा। आज सेट नंबर 25 होगा। हम सब लोग देखते हैं आगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट नंबर 25 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बताइए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन, बी नंबर में हाइड्रोजन, सी नंबर में आर्गन, डी नंबर में नाइट्रोजन। बताइए सबसे ज़्यादा कौन है। तो सबसे ज़्यादा हम सब लोग जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 2 नंबर में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में कर्नाटक, डी में तमिलनाडु। बताइए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में स्थित। इसका भी आंसर हो जाएगा डी, कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आप सब लोग बताइए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 3 का सही आंसर। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो बताइए आल्प्स श्रेणी का विस्तार किसमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है ऑस्ट्रिया। बताइए निम्नलिखित में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो हम सब लोग देखते हैं आल्प्स श्रेणी का विस्तार जो है वो इंग्लैंड में नहीं है। आल्प्स श्रेणी का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। इसके अलावा जर्मनी में है, फ्रांस में है और ऑस्ट्रिया में है। आल्प्स श्रेणी का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित कीजिए। मतलब वृक्ष के पत्तों का जो सरसराहट का जो आवाज़ आता है उसका कितना डेसिबल होता है आवाज़, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 डेसिबल इसका रहता है। 100 डेसिबल इसका रहता है। कितना रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 का 100 डेसिबल का रहता है। बताइए कितना ज़्यादा आवाज़ रहता है। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का आवाज़ 100 डेसिबल तक का होता है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में निक्षेपण, बी में है अपक्षय, सी में है अपर्दन, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा 6 का। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपण के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। 7 नंबर में है, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। बताइए खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है भुज जामनगर, बी में है भावनगर सूरत, सी में है राजकोट भुज, डी में है सूरत राजकोट। बताइए कहाँ है खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी जो है ये भावनगर में है, भावनगर सूरत में है। कहाँ है, सूरत, भावनगर सूरत में है खंभात की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, शैम्पेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है। ये तो आप सब लोग सब जानते होंगे, शैम्पेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है। तो ये निकोबार में, ऑप्शन नंबर सी
निकोबार में है शैम्पेन आदिवासी। 9 नंबर में कहता है बादल किस मंडल में अवतरित होता है, बताइए। ये तो सब जानते होंगे। बादल जो है क्षोभ मंडल में, कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में बादल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर क्या कहता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर का। बताइए किस समिति ने किया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, फेरवानी समिति ने किया था। कौन किया था, फेरवानी समिति ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के द्वारा हुआ था। 11 नंबर में कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है रॉबिन्स, ऑप्शन बी में है मार्शल, ऑप्शन सी में है किन्स, ऑप्शन डी में है एडम स्मिथ। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल ने किया था। कौन किया था, मार्शल ने किया था। मार्शल देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं। 12 का कहता है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति पर भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी, बताइए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। तो उस जो थी ये 10 अनुसूचियां थी। देख लीजिए 10 ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1935 में भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूचियां थी। 13 नंबर का सी। 14 नंबर में कहता है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय, तो ये तो सब जानते होंगे। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही 14 का सही आंसर बताइए। तो 14 का सही आंसर इसमें हो जाएगा 29 विषय दिया गया है पंचायती राज में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का 29 विषय। 15 नंबर में कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में भारत संविधान में विदेशी स्रोत और सूची 2 में देश है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ए नंबर में ऑप्शन है वित्तीय आपात कहां से आया है, बी नंबर में प्रस्तावना की भाषा कहां से आया है, सी नंबर में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहां से लिया गया है, और डी नंबर में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से लिया गया है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो ए नंबर का इसका देखिए वित्तीय आपात, बताइए वित्तीय आपात कहां से आया है। तो वित्तीय आपात जो है, वित्तीय आपात आया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। और प्रस्तावना की भाषा कहां से आया है। प्रस्तावना की भाषा जो आया है वो ऑस्ट्रेलिया से आया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से आया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहां से आया है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से आया हुआ है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से आया हुआ। एक बार देख लेते हैं। देखिए वित्तीय आपात कहां से आया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है वित्तीय आपात। इसका हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। बी का हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा, ये तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। सी नंबर में राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया कनाडा से आया है, एक नंबर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से आया है। देखिए 3-2-1-4 इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 15 का डी हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर। अब देखिए 16 में कहता है
संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है? बताइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया? बताइए। तो 16 नंबर का हो जाएगा अनुच्छेद 46 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 46 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। 17 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए में है डाक एवं तार, ऑप्शन बी में है टेलीफोन, ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय जलमार्ग, ऑप्शन डी में है जल परिवहन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलता है कि विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, तो 17 का ऑप्शन जो ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 18 नंबर में कहता है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए में 1 वर्ष, ऑप्शन बी में 2 वर्ष, ऑप्शन सी में 3 वर्ष, ऑप्शन डी में 5 वर्ष। बताइए लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो मात्र 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष। ये सब याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए 19 नंबर में क्या कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है? एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? हाँ ये बताइए, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है विधानसभा को दिल्ली और पांडिचेरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का, 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। 20 नंबर में कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का 99वें संविधान संशोधन के द्वारा, 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 99वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 21 नंबर में है गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? गंधार कला शैली में बताइए 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो गंधार कला शैली में भारत तथा यूनानी कला है, भारत तथा यूनानी कला है गंधार कला शैली में। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन है? भारत तथा फारसी कला ये नहीं होगा, भारत तथा चीनी कला ये नहीं होगा, भारत तथा तुर्की अफगानी कला ये भी नहीं होगा, भारत तथा यूनानी कला ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है ये तो 21 नंबर का हो गया, गंधार कला शैली में किसका संश्लेषण है? भारत तथा यूनानी कला का संश्लेषण है, 21 का डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर में क्या कहता है? 22 नंबर में कहता है क्या कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? ह्वेनसांग जो भारत भ्रमण के लिए आया था किस नगर का जो है ना विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा का किया था, पाटलिपुत्र का वो विश्लेषण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23 में कहता है सूची 1 से सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर वेद है, इधर ब्राह्मण ग्रंथ है। तो 23 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है ऋग्वेद। बताइए ऋग्वेद ये जो कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का कौन है? कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ है, 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद सामवेद का पंचविश है, सामवेद पंचविश है। और अथर्ववेद का गौपद ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए ऋग्वेद का क्या है? कौस्तुकी है। यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का पंचविश है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और अथर्ववेद का है ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ।
अथर्ववेद का गौपद। तो इसको याद रखिए आप सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर में कहता है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बताइए तो। नासिक अभिलेख जो है गौतम बल्लभी से संबंधित है, बलश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। अब देखिए 25 में कहता है पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को गुरु रामदास ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 25 का, गुरु रामदास ने। अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बताइए किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा तुगलक के समय। तुगलक के समय विजारक का उत्कर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। अब देखिए 27 नंबर में कहता है अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अग्रगामी की भूमिका जो अमीर खुसरो जो खड़ी बोली अमीर खुसरो जाना जाता है, तो खड़ी बोली के लिए इसने अग्रगामी की भूमिका निभाई है। 28 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ऑप्शन ए में है अंग्रेजी, ऑप्शन बी में उर्दू, ऑप्शन सी में गुजराती, ऑप्शन डी में तमिल। बताइए इसका सही आंसर 28 का क्या हो जाएगा? तो द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था किस भाषा में? तो ये जो है उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था, और इसके अलावा अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में और तमिल में छापा जाता था, लेकिन उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था द इंडियन ओपिनियन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे का वीडियो बनाने के लिए। देखिए 29 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी में अरविंद घोष, ऑप्शन सी में फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो 29 नंबर में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी ये स्वदेशी के समर्थक रहा थे। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर में कहता है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो ये तो सब जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है ये कैप्टन मोहन सिंह ने सुझाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये जो क्वेश्चन कोई सुभाष चंद्र बोस मार देता है, कोई कुछ मारता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। 31 नंबर का क्वेश्चन है आविष्कार और आविष्कारक, जैसे कि रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया था, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था, और हेमोपैथी का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले देखिए हम सब लोग करते हैं रक्त परिवर्तन। 31 का हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों पिनकस गर्भ निरोधक गोली, और बैक्टीरिया लुवेनहॉक, उसके बाद बैक्टीरिया लुवेनहॉक, और हेम्योपैथी हेनी मैन ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? फफूंद के कारण कौन सी बीमारी होती है बताइए, आप सब लोग बताइए, कमेंट कीजिए। फफूंद की बीमारी एथलीट फुट जो है ये फफूंद के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन ई फिलोक्विनोन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। तो 33 का हो जाएगा विटामिन BE फिनोक्विनोन, ये सम्मिलित नहीं है। विटामिन ई जो है ये फिनोक्विनोन नहीं कहलाता। उसके बाद विटामिन ए रेटिनॉल है, ये है। विटामिन B7 बायोटिन कहलाता ही है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल कहलाता है। ये सही हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर में प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? ये तो सब जानते हैं, प्रोटीन जो है ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 33 का आंसर लोग सी देख लिए हैं, 34 का डी हो जाएगा आंसर। अब देखिए 35 का आंसर क्या होगा। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये तो सब जानते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन, जो है पौधे को वृद्धि में नियंत्रित करने के लिए हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में काम करता है। देखिए, मटर में मार्स गैस किस तत्व की कमी के कारण होता है? मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। गैस तत्वों में सबसे भारी तत्व है। 38 नंबर में कहता है, गैस तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? तो सबसे भारी तत्व रेडॉन है। सबसे भारी तत्व रेडॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 का बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा और 36 का सी हो जाएगा। आप सब लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में प्रकाशीय कांच की प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 39 का बी हो जाएगा। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन। कांसा निम्नलिखित में से किस तत्वों का मिश्रण है? बताइए, कांसा निम्नलिखित में से किस तत्वों का मिश्रण है? तो कांसा जो है Cu+Sn, कॉपर और टीन का मिश्रण को कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट जो है ये निकेल का अयस्क है। मिलेराइट किसका है? निकेल का। इसको याद रखिए, मिलेराइट निकेल का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का। 42 में है, मिथाइल ऑरेंज के अम्ल विलयन का रंग कैसा होता है? तो 42 में है, मिथाइल ऑरेंज के अम्ल विलयन का रंग गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर में क्या कहता है, मिलान कीजिए। तो 43 नंबर में मिलान कीजिए के लिए कहता है, देखिए 42 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 43 में देखते हैं, 43 नंबर में कहता है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? कार्बोरेटर डायनेमो, नायलॉन और स्टील, मतलब इसका आविष्कारक बोल रहा है। तो कार्बोरेटर जो है ये हो जाएगा जी डेमलर। कार्बोरेटर जी डेमलर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायनेमो, डायनेमो को जो होगा माइकल फेराडे ने आविष्कार किया था। और नायलॉन डॉक्टर वालेस केरायर्स, नायलॉन का बी हो जाएगा, डॉक्टर वालेस केरायर्स। और स्टील हो जाएगा हेनरी लेसेमर, हेनरी लेसेमर स्टील। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर सी। 1 का 4 डायनेमो का माइकल फेराडे, 3 नायलॉन का, 2 हो जाएगा वालेस केरायर्स और स्टील का हो जाएगा हेनरी लेसमर। 44 नंबर में कहता है, निम्नलिखित में से किन दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? बताइए किन दो राशि का एसआई मात्रक समान होता है? तो कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर में कहता है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ? भारत पर जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना जो है कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ 2008 में हुआ। कब हुआ? 2008 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में कहता है, ताप बढ़ने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ये घटता है। ताप बढ़ने पर चालकता का प्रभाव क्या होता है? घटता है।
46 का बी हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में है कांच, ऑप्शन डी में है पारा। बताइए इसका सही आंसर 47 का क्या हो जाएगा। तो 47 का आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम में सर्वाधिक होता है ध्वनि की चाल। 48 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। अल्फा किरण, एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण। बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। तो अल्फा किरण जो है, अल्फा रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 48 का ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो संगीत नाटक अकेदमी, संगीत नाटक अकेदमी 1953, ये तो सही है। ललित कला अकादमी 1954, ये भी सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861, ये भी सही है। इसका मतलब सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। 49 का डी नंबर हो जाएगा आंसर, सभी सुमेलित है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। बताइए फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब लोग आज 50 क्वेश्चन का सेट देख लिया, आज 25 नंबर का सेट हो गया। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम सब लोग के लिए। देखिए उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता है। जहांदार शाह, लंपट मूर्ख जहांदार शाह। घृणित कायर के नाम से फर्रुखसियर, ये याद रखिए पूछता है क्वेश्चन में। शाह बेखबर हो गया बहादुर शाह, लंपट मूर्ख जहांदार शाह, घृणित कायर फर्रुखसियर, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तो किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर के रूप में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1700 कब। 1739 में मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह ने किसके समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह को कब किया था। 1739 में किया था। उसमें दिल्ली प्रशासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो ये भी पूछता है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण कितना बार किया है। तो अहमद शाह अब्दाली भारत पर 8 बार आक्रमण किया है। कितना बार किया है अहमद शाह अब्दाली 8 बार किया है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून। कहाँ भेजा था। रंगून बहादुर शाह को भेज दिया था। उत्तर मुगल कालीन शासक देख लेते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह हो गया, जहांदार शाह हुआ, फर्रुखसियर हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, अहमद शाह हो गया, आलमगीर द्वितीय हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, अकबर द्वितीय हो गया, बहादुर शाह जफर हो गया। मतलब औरंगजेब के बाद से इतना शासक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शासक हुआ औरंगजेब के बाद से। तो बहादुर शाह का कार्यकाल देखिए 1707 से 1712 ईस्वी तक। जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। इसके बाद इसको रंगून भेज दिया गया 1857 के युद्ध के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जो है इसको रंगून भेज दिया और वहीं इसको पेंशन दिया जाएगा और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। और इसका जो मकबरा है रंगून में ही है। एक ऐसा बादशाह जो कि जिसका मकबरा रंगून में, बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से हम सब लोग आज जो पूरा का पूरा सेट देख लिए। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।